जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए हम लोगों ने कल से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2। इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो लोग प्रैक्टिस सेट 1 को जाके देखिए। डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हाँ, कुछ लग रहा है मुझे कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी हिंदी ग्रामर की कंप्लीट वीडियो मैंने डाली हुई है वो नहीं देखी है, तो आप वो देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि हिंदी में मेरे सारे क्वेश्चंस सही जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन मेरा हिंदी में गलत नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में जो हमने कवर किया है, इसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके हिंदी से। ये 20 जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। इन 20 जीएस के क्वेश्चंस में आपके 10 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बाकी के 10 क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, इन 10 क्वेश्चन में मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछे जाएंगे उसी तरीके से शामिल किए हैं। फिजिक्स से भी शामिल किया है, बायो का भी एक दो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहने वाला है, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन रहने वाला है। तो यानी कि कंप्लीट हमने जीएस को यहाँ कवर किया है और हिंदी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग आपके 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट की क्लास रहेगी। एक्सप्लेनेशन हिंदी का मैं अच्छे से कर चुका हूँ, ग्रामर वाली वीडियो देख लीजिएगा, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। बाकी का घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण मैंने वीडियो में भी कराए हैं, प्लस थोड़ा सा मैं 5 मिनट में यहाँ भी आपका रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो थोड़ा सा इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। बाकी के कुछ और रहेंगे अलग टाइप के क्वेश्चन, वो भी सब कुछ है उसी टाइप का जो मैं वीडियो में करा चुका हूँ। कंप्लीट हिंदी ग्रामर उस वीडियो में कराया गया है आपको। उसको देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मेरा ही नहीं, कहीं से भी आप हिंदी का जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे आप खुद देखोगे कि सारे क्वेश्चन वही हैं जो पढ़ाए गए हैं आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन आपका गलत जाने वाला नहीं है। उस वीडियो में 5 घंटे में पूरी ग्रामर को मैंने समेट के रख दिया है। इतने अच्छे तरीके से वो वीडियो में सब कुछ कवर किया गया है कि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2। किस चीज के साथ? ये वर्दी हमारी है, ये नारे, इस नारे के साथ ये वर्दी हमारी है और हमारी वर्दी हम लेकर रहेंगे। सुबह उठते ही आपको प्रैक्टिस सेट देखिए, शाम को सोइए तो प्रैक्टिस सेट देखिए और माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए, ये वर्दी हमारी है। इस नारे को जब तक आपको वर्दी मिल नहीं जाती तब तक आपका एसएससी जीडी या यूपी पुलिस में आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले लेते हो। आपको दिन रात ये माइंड में रखना है, अपने जहन में बैठा लेना है, ये वर्दी हमारी है, ये वर्दी हमारी है। चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा घोष अघोष और इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे मैं ग्रामर में कंप्लीट आप लोगों को करा चुका हूं, बट यहाँ भी थोड़ा सा मैं रिवीजन के तौर पर 2 मिनट में हम लोग इसको खत्म करेंगे। इसमें दे रखा है, चलिए, कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। तो जो दो भेद हैं साथियों, ये मैंने आपको बताए थे। पहला जो होता है आपका घोष होता है। घोष को कभी कभी सघोष भी बोला जाता है। घोष बोल लीजिए या आप लोग सघोष बोल लीजिए। और दूसरा जो होता है हमारा, ये अघोष होता है। दूसरा जो होता है अघोष होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कंपन के आधार पर वर्डों के भेद पूछे जाए आपसे तो दो होते हैं। और दो कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा घोष, जिसको सघोष भी बोला जाता है। दूसरा है हमारा अघोष। अच्छा, अब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है घोष या सघोष जो है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ साथी गूंजना। इसका अर्थ क्या है? गूंज या गूंजना। तो इसमें क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में गूंज उत्पन्न होती है, क्या होता है इसमें, स्वर तंत्रिका जो है हमारी उसमें गूंज उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? घोष वर्ण कहते हैं। अब देख लेते हैं घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। वैसे वीडियो में मैंने पूरा करा रखा है। इसमें देखिए क वर्ग, इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये लाइन अगर आपको आ गई तो घोष वर्ड आप जिंदगी में गलत नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या आता है हमारा, क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है। और इनका जो क च ट त प है हमारे, कौन कौन से, क च ट त प, ये वर्ग जो है इनके साथ ये जो आते हैं, ये आपको याद रखना है। इनका तीसरा
चौथा पांचवा वर्ड आता है। कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आता है। कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। ये कैसे होते हैं आपको पता है? जैसे हम क वर्ग की बात करें तो देखिए क, ख, ग, घ, ण। ये तो यानी कि साथियों इनको छोड़ दें तो ये 3 4 5 हमारे पांचों वर्ग के, इनकी बात करें तो पांचों वर्ग के हमारे ये आएंगे। जैसे क वर्ग की बात करें तो क वर्ग के हमारे 3 रहने वाले हैं। वो 3 कौन कौन से रहने वाले हैं? ख, घ, ण, ये क वर्ग हो गया। अब देखिए च वर्ग हो गया, 3 ये हो गए च वर्ग के। झ, झ, ढ, ये हो गया हमारे क, च, ट वर्ग हो गया। त वर्ग के कौन से हो गए? ये हमारे त वर्ग के हो गए। और ये हमारे पावर के हो गए। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? ज, झ, ये आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये रह गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको ये हो जाएंगे आपके। ये हो गए आपके कवर के 3 ये, चवर्ग के 3 ये, टवर्ग के 3, तवर्ग के और पवर्ग के 3 ही हो गए। यानी ये किस में आएंगे साथियों? ये आपके आ जाएंगे घोष में। इसके साथ साथ और क्या आ जाएगा? इसके साथ साथ घोष में और क्या आ जाएगा? सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सभी स्वर रहेंगे आपके इसमें। इसके साथ साथ साथियों अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? मैंने आपको बताए थे अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या बताई थी 4। और 4 कौन कौन से हो गए? य, र, ल, व। य, र, ल, व ये भी आ जाएंगे साथ के साथ। ये साथियों ह, ह बहुत से लोग डाउट में रहते हैं कि ह इसमें नहीं आता। साथियों पूरे तरीके से ये सही है। ह साथियों घोष में ही आता है। बाकी का बच्चा आपका ह, तो ये सभी मिला के क्या हो जाएंगे? घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घोष वर्ण। दोबारा सुनिए, घोष कभी भी पूछे या कुछ याद नहीं करना। क, च, ट, त, प आपको याद है। इसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण लेना है। इसके अलावा सभी स्वर लेने हैं। इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन लेने हैं। और उसके साथ साथ आपको ह ले लेना है। आपका घोष वर्ण खत्म। इसके अलावा घोष में कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद आ जाती है अघोष की। अघोष में क्या होता है? जो बच गया था क और ख के वो वर्ण ले लेंगे पहले वाले, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता। और जबकि घोष में क्या होता था? गूंज उत्पन्न होती थी। यहाँ क्या होता है? गूंज उत्पन्न नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या जो है साथियों वो 13 है। इनकी संख्या क्या है? 13 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? क, च, ट, त, प वर्ग का पहला और दूसरा। कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला दूसरा कौन सा हो जाएगा? देखिए ये हो गया आपका क वर्ग, च वर्ग, ये च छ हो गया है ना, च छ। ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। ये देखिए आप, ये क वर्ग के 2 हो गए, ये च वर्ग के 2 हो गए, ट वर्ग के और त वर्ग के और प वर्ग के। ये क्या हो गए साथियों? ये आपके 2 2 हो गए। 2 2 मिला के हो गए आपके 10। 2 2 मिला के आपके टोटल कितने हो गए? ये यहाँ से हो गए आपके 10। बाकी के बचते हैं साथियों आपके श श श श श। बाकी के तीनों साथियों जो श आते हैं, एक ये श और एक ये श और एक ये श, ये तीनों मिला के किस में आ जाएंगे? ये भी आपके अघोष में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे। और इनकी संख्या जो है वो आपकी 13 यानी कि 13 है। क, च, ट, त, प वर्ग का आपका पहला और दूसरा, बाकी के आपके श श श तीनों स किस में आ जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे। इस तरीके से आपके घोष और अघोष होते हैं कंप्लीट। इसके अलावा बाद आप कभी भी क्वेश्चन गलत यहाँ से नहीं करोगे। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। तो साथियों देखिए वो कंपन के आधार पर हो गए। ये श्वास या वायु के आधार पर क्या होता है? यहाँ भी वर्णों के 2 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 2 भागों में बांटा गया है, 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक हो गया अल्पप्राण, दूसरा हो गया महाप्राण। तो अल्पप्राण महाप्राण में क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण ये उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे अल्पप्राण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण के हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे साथियों, इसमें हो जाएगा क, च, ट, त, प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। वहां क्या चल रहे थे? घोष और अघोष में लगातार चल रहे थे। पहला दूसरा एक साथ था, तीसरा चौथा पांचवा एक साथ था। इसमें क्या चलेगा? इसमें जैसे 5 वर्ग होते हैं हमारे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। आपको क्या करना है? पहला प्राण, फिर अल्प प्राण और फिर
अल्प प्राण एक एक छोड़ देना है आपको, एक एक छोड़ देना है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण में आएगा, आगे बताऊंगा। तो इनका क्या करना है आपको, इनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, यानी कि पहला ये हो गया इसका, इसका तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, ये आपका यहां तक कवर कंप्लीट। इसका च ये हो गया पांचवा वर्ड इसका। इसके बाद टवर्क के ये तीन हो गए, ये तवर्क के तीन हो गए, ये पवर्क के तीन हो गए। तो साथियों इस तरीके से आपके इनका क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। इसके साथ साथ क्या आता है, अंतःस्थ व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन आ जाते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन में आपको पढ़ा चुका हूं कि अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, य, र, ल और व होते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पर ये अल्प प्राण कंप्लीट हो जाते हैं। अगली बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण में क्या दे रखा है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वहां हवा जो है वो कम मात्रा में बाहर निकल रही थी, यहाँ हवा जो है वो अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएंगे। और महाप्राणों की संख्या जो है वो साथियों कितनी है, महाप्राणों की संख्या कहीं 14 दी जाती है, कहीं 14 दी जाती है, कहीं 15 दी जाती है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, आंख बंद करके 15 लगाया ना, 15 आपके सही हो जाएंगे, 15 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब इसमें जो आता है साथियों आपका, इसमें क्या आ जाए, कवर्ग, चवर्ग, ट, त, पवर्ग। इनका कौन कौन सा, इनका साथियों आपको क्या याद रखना है, इनका दूसरा और चौथा। कौन सा, दूसरा और चौथा। जबकि हमने अल्प प्राण में क्या बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा, यहां रखना है आपको दूसरा और चौथा, ये याद रखना है। यानी दूसरा इसके ये हो गए, चौथा ये हो गया। इसके बाद चवर्ग ये हो गया, टवर्ग ये हो गया, तवर्ग ये हो गया, पवर्ग ये हो गया। इनका क्या रखना है, दूसरा और चौथा। इसके अलावा क्या होता है साथियों, ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। श श श ह, श श श ह, चार ऊष्म व्यंजन। और इसके अलावा ड, ड कौन सा, पढ़ने वाला, ये भी किसमें आ जाता है, महाप्राण में आ जाता है, महाप्राण में आ जाता है। और ये कभी कभी पूछ लिया था कितने होते हैं, 14 या 15। अगर 15 ऑप्शन ना दे रखा हो, 14 दे रखा हो, तो आप 14 टिक कर देना, और 15 दे रखा हो तो 15 टिक कर देना। इसको आप याद रखेंगे। तो अल्प प्राण, महाप्राण, और इसके अलावा घोष और अघोष, ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, तो मैं रिवीजन के तौर पे ये टॉपिक शामिल कर लिया था। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है, पहला, निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है, बताइए। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प, ट, द, या इनमें से कोई नहीं। अभी अभी पढ़ा कराया हूं मैं 1 मिनट पहले कि निम्न में से कौन सा वर्ड घोष हो जाएगा, बताइए जल्दी, कौन सा वर्ड घोष हो जाएगा। बिल्कुल, जिन लोगों ने द आंसर दिया है यानी स आंसर दिया है, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया है कि द जो है हमारा घोष वर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया जिन लोगों ने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन ही खास नहीं, क्योंकि 10 मिनट में एक्सप्लेन पूरा कर चुके हैं, तो बार बार उसी चीज को दोहराना, वो चीज साथियों ठीक नहीं है। अब आ जाइए, कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं। अब साथियों कंठ ध्वनियों की बात की जाए, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा मेरा, वहां मैं पूरा आपको समझा के आ चुका हूं कि कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं। तो देखिए, कंठ ध्वनियों में जो आते हैं साथियों, वो कवर्ग जो आता है हमारा, कवर्ग पूरा, ये पूरा किस में आता है, कंठ ध्वनियों में आता है। किस में आता है, कंठ ध्वनियों में आता है। इसके साथ साथ में आपको और कुछ पढ़ा के और आया था कि कवर्ग तो आपको सब पढ़ा देंगे, कंठ में आता है। उसके साथ साथ कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई थी, जिन लोगों ने वीडियो देखा उनको पता होगा, और नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा यहाँ आधी मिनट में रिवाइज करा दे रहा हूँ। आगे के क्वेश्चनों में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार वही चीज बताने से हमारी वीडियो बड़ी हो जाती है, फालतू हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, कवर्ग के 5, कंठ में कौन सा आएगा, कवर्ग के 5, क, ख, ग, घ और ड़, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ और मैं बता के आया था कि आ, और क्या आ जाएगा आपके, बड़ी अंग या विसर्ग आ जाए, विसर्ग, विसर्ग जहां भी आ जाए साथियों, विसर्ग, और ह, ये कहीं भी आ जाए, ये भी आपके किस में आते हैं, ये भी आपके कंठ में आ जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं साथियों, आप याद रखना। कवर्ग, इसके साथ आ विसर्ग, या बड़ी अंग हो या फिर आपका ह दे रखा हो, ये भी किस में आ जाएगा, कंठ में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, च और ज है नहीं, इनमें सभी हो नहीं सकता, तो क और ख हमारा मिल रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क और ख हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं, अभी अभी पढ़ा कर आया हूँ, 1 मिनट पहले पढ़ा कर आया हूँ कि अल्प प्राण कौन से हैं। तो देखिए इनमें, देखिए आ हो नहीं सकता, आ तो हो नहीं सकता। और अल्प प्राण में क्या बताया था, कुछ याद मत रखना, पहला तीसरा पांचवा याद रख लेना, अल्प प्राण इतना तो याद रख लोगे। और दूसरा और चौथा बता के आया था महाप्राण, क्या बता के आया था, महाप्राण। तो पहला तीसरा देखिए कुछ दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन में ही, पहला तीसरा हमारा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कवर का पहला और तीसरा वर्ड दे रखा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण यहाँ पर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आयोग वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं। आयोग वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको याद हो आयोग वाक्य मैंने पढ़ा रखा है। आयोग वाक्य मैंने 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, आयोग वाक्य मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार होता है और दूसरा प्रकार है आपका विसर्ग होता है। क्या होता है, पहला प्रकार अनुस्वार होता है, दूसरा प्रकार आपका विसर्ग होता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपके बन जाएंगे, ये पहला सही हो जाएगा, ये दूसरा सही हो जाएगा। जब पहले दूसरे सही हो जाएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ दे रखा है हमारे पास, इनमें से दोनों, तो यहाँ पर हमारा इनमें से दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से घोषवर्ण कौन सा है। घोषवर्ण आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि घोषवर्ण कौन सा है। तो देखिए ख, च, म और ये इनमें से सभी, तो अगर आपको देख रहे होंगे ये तो हो ही नहीं सकता, जब ख नहीं है तो च कैसे हो जाएगा, च भी नहीं हो सकता। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन म हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन पे ध्यान नहीं देना इस पे, क्योंकि 2 मिनट पहले ही आपको कंप्लीट कराया है ये सब कुछ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। अघोष वर्ड पूछा गया है, यहाँ आपसे अघोष वर्ड पूछा गया है, तो अघोष वर्ड सीधा सीधा हमारा इनमें क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। छ अघोष या घोष किसी में नहीं आता, छ किस में आता है, संयुक्त व्यंजन में आता है, ये याद रखना है। छ किस में आता है, संयुक्त व्यंजन में आता है, इतना आपको याद रखना है। और मैं संयुक्त व्यंजन कितने बताए थे, संयुक्त मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वर्ड पवर्ग का है। कौन सा वर्ड पवर्ग का है, आपको इतना बताना है कौन सा वर्ड पवर्ग का है। तो पवर्ग में कितने आते हैं, पवर्ग में 5 आते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, प, फ, प, फ, ब, भ और म, ये पवर्ग में आपके 5 आ जाते हैं। तो इन 5 में से यहाँ कौन सा मिल रहा है आपको, कोई दिखाई दे रहा है क्या, प है नहीं है, फ है नहीं है, ब है नहीं है, भ है नहीं है, म है नहीं है। तो जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन हमारा बन गया डी। ऑप्शन कौन सा बन गया, डी। और प वर्ग की 5 याद रखने हैं आपके, प, फ, ब, भ, म, ये आपको 5 याद रखने हैं, प वर्ग में ये आ जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, च और छ, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है, क्या कंठ है या तालु है या दंत है या इनमें से कोई नहीं। तो कंठ से मैंने क्या बताए थे, क वर्ग के जितने भी होते हैं वो किससे होते हैं, कंठ से होते हैं। याद हो तो जिन्होंने पूरा वीडियो देखा हो, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, च का उच्चारण किससे करते हैं हम लोग, तो च का करते हैं हम लोग तालु से। किससे करते हैं, तालु से। और च वर्ग के साथ साथ जो च वर्ग के 5, इसके अलावा मैंने आपको कुछ और बताया था कि इसमें क्या क्या आ जाएगा। इसमें ये छोटी ई और बड़ी ई और या और ये वाला श, ये 4 भी किस में आ जाएंगे, ये इन 4 का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है, इतना आपको याद रखना है। च वर्ग के साथ साथ इचु यश, ये फॉर्मूला एक पूरा संस्कृत में बन के होता है, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छोटी ई, बड़ी ई, य और स, इतना और याद रखिएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वर्ड घोष नहीं है, इनमें से आपको बताना है
कौन सा वर्ड घोष नहीं है? घोष नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा वर्ड घोष नहीं है। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना कि कौन सा वर्ड घोष नहीं। एक प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ वाला आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आपका ओष्ठ नहीं है। तो देखिए प, आ और उ, पांच दे रखा है, पांच आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ साथियों क्या होते हैं? ओष्ठ में प वर्ग जो आता है, प वर्ग जो आता है हमारा, ये पूरा किस में आ जाता है? ओष्ठ में आ जाता है। तो प के पांच, तो प, फ, भ, ब और म, पांच तो साथियों ये हो गए। इसके साथ साथ मैंने और कुछ भी आपको बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी साथियों किस में आ जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो देखिए प है हमारा, ब है हमारा और ऊ भी है हमारा। क्या नहीं है? आ नहीं है। आ हमारा नहीं है, अ इसमें नहीं आएगा। अ किस में आता है? आपका कंठ में आ जाएगा। किसमें? कंठ में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको बताना है साथियों कि कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन पे अगर आप जाओ तो स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने आपको बता रखी है 25। कितनी बता रखी है? 25। अब आप कहोगे सर इतने कैसे याद करने हैं? तो इतने याद करने की मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि क वर्ग के 5, च और ट और त और प, इन सभी के पांच पांच वर्ग, इन वर्ग के पांच पांच जो पहले वाले वर्ड हैं वो कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखिए ग इसका उदाहरण हो गया, ये पका हो गया और ये इसका उदाहरण हो गया। तो कौन सा बच गया? यह बच गया। कौन सा बच गया? यह बच गया। जब यह हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है तो सही आंसर हमारा यह हो जाएगा। और यह मैंने किस में बताया था? य र ल व किस में बताए थे? य र ल व, ये साथियों मैंने क्या बताए थे आपको? अंतःस्थ व्यंजन बताए थे। क्या बताए थे? अंतःस्थ व्यंजन मैंने आपको बताए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से महाप्राण वर्ड है। महाप्राण वर्ड कौन सा है? अल्पप्राण महाप्राण पढ़ा चुका हूं, कमेंट में बताइएगा महाप्राण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन निम्न में से कौन सा है? आपको इतना बताना है। तो लुंठित में मैंने आपको क्या बताया था कि र जो होता है हमारा वो क्या होता है? लुंठित होता है। और ल क्या बताया था? ल बताया था मैंने पार्श्विक होता है। ल क्या होता है? पार्श्विक। र होता है लुंठित। ग हो गया कवर का और फ हो गया पवर का। और क्या हो गया? पवर का। चारों ऑप्शंस का हमने कर दिया पोस्टमार्टम। इससे ज्यादा एग्जामिनर क्या पूछेगा हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु से कौन सा बोला जाता है ये बताइए साथियों। तो कंठ तालु से जो मैंने आपको बताए थे, देखिए इन सब से तो हो नहीं सकता। कंठ तालु मैंने आपको दो बताए थे, छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ए और बड़ी ए ये किससे बोले जाते हैं? कंठ तालु उच्चारण स्थान का होता है इनका। कौन सा याद रखना है? कंठ तालु से बोले जाते हैं छोटी ए और बड़ी ए, इतना याद रखना। प्रश्न नंबर 15 है, संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं? जो संघर्षहीन भी है और अर्धस्वर भी है वो कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? कौन कौन से बताए थे कमेंट में बताइए जरा मुझे, 10 सेकंड आपको दिए। कौन कौन से बताए थे? चलिए जिन्होंने बताया बिल्कुल सही, यह और वह। यह और वह साथियों क्या होते हैं? या तो इनको संघर्षहीन व्यंजन बोल लीजिए या इनको अर्धस्वर बोल लीजिए। जहां मैंने जो मैराथन करा के रखी है, मैराथन में मैंने सब कुछ कवर किया है, एक भी क्वेश्चन मैंने वहां पर छोड़ा नहीं है, सब कुछ वहां कवर किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, महाप्राण नहीं है, निम्न में से महाप्राण नहीं है, इसका आंसर भी आपको खुद देना है, कमेंट में इसका आंसर देना। अल्पप्राण महाप्राण अच्छे से समझा कर आया हूं आपको। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि नहीं है। दंत ध्वनि नहीं है तो आपको क्या करना है? त थ द क। देखिए एक दिख गया, दिख गया, दिख गया, सबको आंसर दिख गया। ग नहीं है। ग किस में आ जाता है? कंठ में आ जाता है। ग किस में आता है? कंठ में आ जाता है। ग किस में आता है? कंठ में आ जाता है। दंत ध्वनि है, सॉरी सॉरी, इसमें दंत ध्वनि पूछा गया है। द है पूछा गया है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए त।
त, त किस में आता है, त आ जाता है दंत में आपका, त किस में आ जाता है, दंत में आ जाता है पूछा गया यहाँ पे, है ना। अगला है अल्प प्राण कौन से हैं, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं, अल्प प्राण महाप्राण अल्प, पहला तीसरा पांचवा, याद रखना पहला तीसरा पांचवा। तो देखिए ये दूसरा होता है, ये हो नहीं सकता, त थ दूसरा होता है, ये हो नहीं सकता, प फ ये दूसरा होता है, ये भी हो नहीं सकता। तो क्या हो गया, क पहला होता है और ग तीसरा होता है, इतना आंसर निकालिए। ट्रिक देख लीजिए, कुछ नहीं करना, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, सिंपल सी ट्रिक है, कई बार पढ़ा दी, अब तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन साथियों कितने बताए, संयुक्त व्यंजन बताए मैंने 4 प्रकार, कितने प्रकार, 4 प्रकार। और 4 प्रकार में जो संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा हमारा छे, दूसरा ये त्र, तीसरा ज्ञा और एक होता है हमारा श्र, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो पूछ रहा नहीं है, तो म नहीं है, ल नहीं है, य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, दंत्योष्ट, दंत्योष्ट व्यंजन कौन सा है। तो दंत्योष्ट व्यंजन साथियों टाइम ना वेस्ट करते हुए, दंत्योष्ट व्यंजन में सिर्फ एक ही आता है और वो कौन सा है, वो कौन सा है, वह है, सिर्फ याद रखना है, टाइम वेस्ट हम इस पर नहीं करने वाले। अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत कौन सा नहीं है, इसमें पूछा गया दंत कौन सा नहीं है। तो साथियों याद रखना, त, थ, द, ध और न, इतना याद रखना है। उसके साथ साथ और चीज बताई थी मैं, 2 और बताए थे, ल और श, ये सभी किस कौन से होते हैं, दंत होते हैं। यानी कि त है, न है, द है, कौन सा नहीं बचा, ट नहीं बचा, ट हमारा नहीं है। ट किस में आता है, कमेंट बताना, त का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है, इनको क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो स्वर कितने प्रकार के बताए, 3 प्रकार के, कमेंट बताना कौन कौन से प्रकार। और स्वर कितने होते हैं टोटल, 11 होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने बताए थे, 33। और व्यंजन के भी कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की संख्या जो बताई थी मैंने आपको, ये बताई थी 25। इसके बाद आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, और साथियों ये होते हैं 4, और 4 बताए थे आपको अंतःस्थ व्यंजन, 4 कितने बताए, अंतःस्थ व्यंजन। तो ये हो गए 33 आपके व्यंजन। और साथियों संयुक्त व्यंजन मैंने बताए थे आपको 4, अब ये भी बता कर आया हूं, क्षेत्र ज्ञ श्र। तो बचा कौन सा, आयुर्वाह। और आयुर्वाह के कितने प्रकार, 2 प्रकार, कौन से, आयुर्वाह के 2 प्रकार, छोटी अंग बड़ी अंग, या विसर्ग जिसको बोला जाता है, याद रखना आप। हिंदी को शब्दकोश में छक्का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कल की वीडियो में भी शामिल किया था, आज की में भी शामिल किया है। छक्का उच्चारण स्थान जो है साथियों, छ जो हमारा बनता है वो क और श से मिला के बनता है। तो साथियों क और श के मिला के हमारा बनता है छ, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान जो होता है साथियों वो क के बाद माना गया है। कब माना गया है, क के बाद माना गया है। अगला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, कमेंट में बताना। 25 पढ़ा रखे हैं, 25 पढ़ा रखे हैं, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो न तो क वर्ग है, स्पर्श संघर्ष व्यंजन पूछा गया है, स्पर्श संघर्ष व्यंजन ये होते हैं आपके 4, ये कौन से होते हैं 4। मैंने ये कंप्लीट वीडियो का मैराथन दिया था, तो हाँ मैंने आपको बताए थे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं 4, और अंतःस्थ व्यंजन भी बताए थे 4। तो ये हो जाएंगे आपके कौन कौन से, इनके नाम सुनिए किस किस में आते हैं। ये आते हैं आयोगवाह में, ये किस में आ जाएंगे आपके, आयोगवाह, आयोगवाह। और साथियों यर अलावा आ जाएंगे हमारे अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और ये हो जाएंगे हमारे स्पर्श संघर्षीय, स्पर्श संघर्षीय, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या हो जाएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे ये हो जाएंगे। इतना हम लोग कवर कर चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं 24 क्वेश्चन। आज हमारी स्पीड ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म करनी है, इन पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ उसमें एक्सप्लेन नहीं करना। मैंने आपको अरबी, देशज,
अंग्रेजी, फ्रेंच, विदेशी, सारे तरीके के संकर शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, सारे तरीके के शब्द मैंने आप वीडियो में शामिल किए गए हैं। वहीं पूछा गया उसमें से साथियों कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मुकदमा शब्द किस भाषा का है। मुकदमा शब्द किस भाषा का है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वहां सारे वर्ड दिए गए हैं आपको, वहां से एक भी वर्ड बाहर नहीं जाने वाला। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा मुकदमा वर्ड जो है साथियों ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का ये शब्द आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें सब साथियों, देशज शब्द, देशज शब्द भी मैं आपको वहां पर पढ़ा रखे हैं कि देशज शब्द कौन कौन से हैं। उन वहां मैंने लिस्ट दे दी है पूरी, आपको पीडीएफ में नाम दिए गए हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वहां वीडियो जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उनको नोट कर लीजिए कि मैं देशज शब्द में कौन कौन शब्द बताए थे। तो पहला है थैला, दूसरा है लोटा और तीसरा है घेवर। तो साथियों ये तीनों ही शब्द हमारे कैसे हो जाते हैं, चाहे वो लोटा हो या थैला हो या लोटा हो या घेवर हो, ये तीनों ही शब्द हमारे कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। तो ऊपर के तीन जब हमारे सही हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 27 नंबर, यहां दिया गया पिस्तौल और काजू। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिस्तौल और काजू किस भाषा के शब्द हैं। पिस्तौल और काजू साथियों आपसे कई बार पूछे गए हैं, कई बार आपके पिस्तौल और ये आपके काजू वर्ड पूछे गए हैं। तो ये दोनों शब्द जो होते हैं ये आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के? पुर्तगाली भाषा के आपके ये शब्द हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सरकार, गुलाब, जलेबी शब्द किस भाषा के शब्द हैं? सरकार, गुलाब, जलेबी ये किस भाषा के शब्द हैं? ये किस भाषा के शब्द हैं आपको बताना है साथियों। तो देखिए सीधा सीधा ये हमारा इनके सीधे सीधे आंसर है क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। ये तीनों शब्द जो हो जाएंगे आपके ये फारसी भाषा के आपके शब्द हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 29। पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन शामिल था, अब भी शामिल किया गया है क्योंकि ये साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी है। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कामता प्रसाद गुरुजी सभी जो चिन्ह हैं आपके हिंदी में यूज होते हैं उन सभी चिन्हों को हिंदी इंग्लिश भाषा से संबंधित करते हैं। सिर्फ एक चिन्ह को छोड़कर, वो चिन्ह है साथियों हमारा पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम वाले चिन्ह को छोड़कर सभी को किससे संबंधित करते हैं? इंग्लिश भाषा से संबंधित करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो आपकी संख्या चिन्हों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 20। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट है कारतूस, हिंदी का लास्ट प्रश्न है कारतूस, अंग्रेज, कूपन शब्द किस भाषा के हैं? ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? तो साथियों याद रखना ये सारे शब्द जो है हमारे फ्रेंच भाषा के हैं। कौन से? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। आपको इतना कुछ याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग आपके करंट अफेयर जीके और इनके क्वेश्चन की। इसमें करंट अफेयर शामिल रहेगा, जीके शामिल रहेगी, इतना सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आईसीसी विश्व कप, इसमें आपके जीएस के क्वेश्चन कहूंगा मैं इनको 20 क्वेश्चन, इसमें सब कुछ शामिल रहेगा, सब कुछ शामिल है इंक्लूडिंग करंट अफेयर। करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और करंट अफेयर की मैं 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियो अपने इस चैनल पर डाल रखी हैं, जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी आप लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो पहला आईसीसी विश्व कप 2023 जो हुआ था साथियों उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, शाहरुख खान, अजीत आगरकर। तो साथियों आईसीसी विश्व कप 2023 जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, किसको हराकर? भारत को हराकर। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीती। किसको हराया? इंडिया को हराया। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। हराया किसको? इंडिया को। ब्रांड एम्बेसडर कौन था उसका? उसके ब्रांड एम्बेसडर थे साथियों आपके शाहरुख खान। ब्रांड एम्बेसडर कौन था? शाहरुख खान था। सचिन कौन है हमारे? सचिन जानते हो साथियों क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहा जाता है, जिनके नाम न जाने कितने रिकॉर्ड हैं। एक और रिकॉर्ड इनका है, या इनको बीसीसीआई ने सम्मान देने के लिए इनकी 10 नंबर की जर्सी साथियों रिटायर की थी। जर्सी का नंबर क्या था? 10। ये पूछ लिया जाए तो। और एक और प्लेयर की रिटायर की गई है, वो जर्सी का नंबर है 7, जर्सी नंबर 7। और ये जो रिटायर की गई है ये है धोनी की। ये किसकी है? धोनी की है। और 10 नंबर की किसकी है? सचिन की है। अब बात कर राहुल द्रविड़ की, तो राहुल द्रविड़ साथियों इंडिया की टीम के कप्तान रह चुके हैं, इंडियन टीम के बैट्समैन। इनको क्रिकेट की दीवार के नाम से जाना जाता था साथियों, ये आउट होने का नाम ही नहीं लेते थे। टेस्ट
में, और इस समय पर जो वर्तमान में जो है साथियों, ये इंडियन टीम के कोच हैं। इंडियन टीम के क्रिकेट कोच कौन है, ये साथियों याद रखना है, इंडिया के कोच हैं इस समय पर। अजीत अगरकर की बात करें साथियों, तो अजीत अगरकर जो हैं ये इंडियन टीम के फास्ट बॉलर रह चुके हैं। फास्ट बॉलर इंडियन टीम के रह चुके हैं वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट टाइम में। इंडिया के जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के जो साथियों अध्यक्ष हैं, वो इस समय पर कौन है, वो अजीत आगरकर हैं। अगले हम लोग बात करें साथियों, खादी प्राकृतिक पेंट। पेंट साथियों रंगने वाला है, रंग है, ये क्या है, रंग है, प्राकृतिक पेंट है। और ये प्राकृतिक पेंट जो बनाया गया साथियों, इसके बारे में ये कहा जाता है, प्राकृतिक पेंट जो है वो गाय के गोबर से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, गाय के गोबर से बनाया गया। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। चार ऑप्शन हमारे पास, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। तो साथियों इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे बनाए गए हैं, परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो क्या है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अनुराग ठाकुर कौन है, याद रखना, अनुराग ठाकुर जो हमारे वो खेल मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय खेल मंत्री जो है वो कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। सचिन तेंदुलकर की बात कर चुके हैं। गांगुली हमारे इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और पश्चिम बंगाल क्रिकेट के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, चिन्नु मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। चिन्नु मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। पहला है भारत पाक, दूसरा पाक चीन, तीसरा भारत जापान और चौथा है भारत नेपाल। तो साथियों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट शामिल किया गया है चिन्नु मैत्री अभ्यास। तो देखिए इंडिया पाक के बीच तो युद्ध अभ्यास तो हो ही नहीं सकता, हम तो रियल युद्ध लड़ते हैं किसके, पाकिस्तान के साथ। पाक चीन है नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये है भारत और जापान के बीच छिन्नु मैत्री अभ्यास होता है। कभी कभी क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए क्वेश्चन का रूप बदल देता है और ये दे देता है कि जापान और भारत के बीच में छिन्नु मैत्री अभ्यास होता है, वो कौन सी सेनाओं के बीच होता है। तो आपको साथियों याद रखना, एयरफोर्स जो है साथियों, हमारी एयरफोर्स जो है, जिन्हें वायुसेना बोला जाता है, वायुसेना जो है हमारी, उनके बीच में सिन्नु मैत्री अभ्यास हमारा होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है, किस किस के बीच, भारत और जापान के बीच में होता है इनकी। और वो भी क्या होती है, इनकी एयरफोर्स होती है, दोनों की कौन सी होती हैं, एयरफोर्स होती हैं। अगला देखिए, 30वां सिम्बैक्स 2023 कहां आयोजित हुआ, कहां आयोजित हुआ। तो सबसे पहले याद रखिए, सिम्बैक्स जो है साथियों, वो आपका भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इस बार जो आयोजित हुआ साथियों, ये कहाँ आयोजित हुआ, सिंगापुर में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, सिंगापुर में हुआ। और ये कौन सी सेनाओं के बीच होता है, ये भी पूछ लिया जाए तो सारा पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं इसका। ये नौसेना के बीच होता है, किसके बीच होता है, नौसेना के बीच। सिम्बैक्स किस किस के बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इस समय पर क्या हुआ, इस बार ये कहाँ पर हुआ, ये सिंगापुर में हुआ। और कौन सी सेनाओं के बीच होता है, तो साथियों नौसेनाओं के बीच में होता है, इतना आपको याद रखना है। तो प्रश्न था कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका ये आयोजित जो हुआ, ये आपका हुआ था सिंगापुर में। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में आपका ये आयोजित हुआ था। अगले बात करते हैं साथियों, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर आपसे 35 पूछा गया है कि किसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। पहला ऑप्शन नौसेना, दूसरा वायुसेना, और तीसरा आर्मी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के द्वारा चलाया नहीं गया इनमें से। तो ये जो चलाया गया था, नौसेना के द्वारा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, खाड़ी में ये चलाया गया था, इतना आपको याद रखना है। ऑपरेशन संकल्प नौसेना के द्वारा चलाया गया, और कहाँ चलाया गया था, खाड़ी में चलाया गया था, इतना आपको याद रखना है। अगला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी पहली महिला वकील कौन है। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। ज्यादातर पहली महिला जो हमारी बनती हैं, इतिहास जो रचती हैं साथियों, उनसे हमारे क्वेश्चन किए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बनी महिला जज कौन है, आपको इतना बताना है। तो साथियों ये जो है हमारी इंदु मल्होत्रा, ये पहली महिला हमारी ऐसी हैं जो वकील थी, और ये क्या बनी है,
सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। पीटी उषा की बात करें तो साथियों मैंने आपको बताया था कि पीटी उषा हमारी क्या है, पीटी उषा साथियों हमारी आईओ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष। आईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है और इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें पीटी उषा तो साथियों ये पहली महिला फाइटर पायलट है, पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट है। इनके बारे में भी आपको याद रखना है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पायलट हैं ये। तीनों का बता दिया। इंदु मल्होत्रा पहली ऐसी महिला वकील जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक संघ की आपकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और शिवांगी सिंह कौन है, हमारी पहली महिला फाइटर पायलट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, ट्विटर के सीईओ कौन है, ट्विटर के सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पराग अग्रवाल, लिंडा याकरिनो, नील मोहन और टिम कुक, ये चार आपको यहां पर दिए गए हैं। तो साथियों याद रखना, लिंडा याकरिनो आपकी ट्विटर की इस समय पर सीईओ है। अगर पराग अग्रवाल की बात करें हम लोग तो इससे पहले ये थे, पराग अग्रवाल कौन थे, इससे पहले लिंडा याकरिनो से पहले सीईओ कौन थे, इंडिया के रहने वाले पराग अग्रवाल थे, इंडिया के। इसकी बात करें नील मोहन, नील मोहन साथियों भारत की निवासी हैं। नील मोहन जो है साथियों इस समय पर जिस पर आप पढ़ रहे हो, जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है साथियों, यूट्यूब, ये यूट्यूब के सीईओ हैं। किसके, यूट्यूब के सीईओ की बात की जाए तो कौन है, ये आपके नील मोहन है। किसके, नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हो जाएंगे। वहीं बात करें साथियों हम टिम कुक के बारे में, टिम कुक तो साथियों आजकल सारे लोग इस फोन के पीछे पागल हैं। एप्पल, एप्पल कंपनी के सीईओ जो है साथियों, एप्पल कंपनी के सीईओ जो है वो कौन है, टिम कुक रहने वाले हैं। कौन है, टिम कुक। चार ऑप्शन में आपको बता चुका हूं कि कौन क्या है। अगले प्रश्न की बात करें 38 की तो 38 जो है साथियों, गन्ना विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, गन्ना विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में पैदा होता है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा ब्राजील। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों आपको याद रखना है, गन्ना जो सबसे ज्यादा पैदा होता है वो साथियों कहाँ पर पैदा होता है, ये पैदा होता है ब्राजील में। सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, ब्राजील में। और भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा कहाँ होता है तो साथियों ये होता है आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में। और मक्का साथियों सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होती है, मक्का और ज्वार सबसे ज्यादा पैदा होती है, ये होती है आपकी अमेरिका में। और भारत में सबसे ज्यादा जो क्या होता है, दूध सबसे ज्यादा पैदा होता है, चीनी सबसे ज्यादा पैदा होती है, ये कहाँ होती है साथियों, भारत में सबसे ज्यादा पैदा होती है। अगर बात करें हम साथियों चीन के बारे में, जो चीन में साथियों हमारे चावल, गेहूं, जौ, ये साथियों ये सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होते हैं, ये चीन में सबसे ज्यादा इनकी पैदावार होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39, मुगल गार्डन। ये तो इतने नाम बदल दिए गए हैं कि बच्चे पढ़ पढ़ कर परेशान है, इतने नाम बदले जा रहे हैं। मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रख दिया है। मैंने एक वीडियो करंट अफेयर कराई थी, उसमें क्वेश्चन था तो कमेंट था बच्चे का, सर इतने नाम बदल दिए हैं बीजेपी ने कि हम कितने नाम याद रखें। कोई बात नहीं, पढ़ना है, देखिए जॉब पानी है तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो मुगल गार्डन का नाम बदल के जो रख दिया गया साथियों, वो अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। एक दिन में 15 मिनट की आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा और उसमें जितने भी सारे नाम चेंज हुए हैं अब तक के वो सारे कवर कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 40, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 किसे दिया गया है, किसे दिया गया है। पहला मनमोहन सिंह, दूसरा द्रौपदी मुर्मू, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है अमित शाह। तो बताइए किसे दिया गया है, कमेंट कीजिए जरा आप किसे दिया गया है। तो साथियों ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया साथियों वर्तमान समय में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। मनमोहन सिंह की बात करें तो साथियों 2 बार हमारे ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री आपके रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू आपकी 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो कि आदिवासी समाज से बनने वाली पहली आपकी ये राष्ट्रपति हो जाएंगी। अमित शाह इस समय पर साथियों हमारे होम मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर कौन है इस समय पर, अमित शाह है, इतना आपको
याद रखना है। बात करेंगे साथियों, अब हम जीके के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर। और जीके के क्वेश्चन में जो साथियों आपसे 10 ऑप्शन दिए, 10 क्वेश्चन है, इसमें एक एक क्वेश्चन साथियों हर जगह से शामिल किया गया है। हर ज्यादातर जैसे पेपर बनेगा सेम उसी तरीके से यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आपके साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, स्टैटिक से भी रहेंगे, बाकी के जीके से भी रहेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, सिर्फ हिंट इतना ही लिख दिया है। ये किसने कहा था आपको इतना बताना है। तो साथियों ये कहने वाले थे हमारे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल हमारे ये कहने वाले थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? इनका फेमस दो नारे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला दिल्ली चलो, पहला दिल्ली चलो, और दूसरा क्या था? दूसरा बताइए क्या था, कमेंट में बताइए जल्दी, क्या था क्या था क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। क्या करूंगा? आजादी दूंगा या दिलाऊंगा, कुछ भी कर लेना है ना। ये दोनों किसके हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस के। अगला गांधी जी। गांधी जी का सबसे ज्यादा पॉपुलर पूछा जाने वाला हे राम, हे राम आपसे पूछ लिया जाता है। आपको कमेंट में बताना है भगत सिंह के फेमस नारे हैं साथियों। भगत सिंह का फेमस नारा कौन सा है? आपको इतना कमेंट में बताना है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अयोध्या। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या शहर जो है इस समय पर, अयोध्या साथियों जानते हो आप, डेली आप न्यूज़पेपर में अयोध्या के बारे में पढ़ रहे होंगे। मैं विषय नहीं बताऊंगा किस विषय में पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस समय पर ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई न्यूज़ चैनल नहीं जहां आपका अयोध्या शहर का नाम नहीं लिया जा रहा हो। तो आप लोग अयोध्या से समझ चुके होंगे साथियों। अयोध्या जो बसा हुआ है हमारा, वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आ गया। सॉरी आप सभी को, मैंने बीच में से क्लास रोकना नहीं चाहिए, मुझे पता है गलत है ये, बट माफ़ी चाहूँगा, इंपॉर्टेंट कॉल था इसीलिए रिसीव करना पड़ा। सॉरी उसके लिए। तो देखिए साथियों, मुझे पता है फ्लो टूट जाता है ना। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। अब बात करें साथियों हम यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो साथियों यूपी पुलिस की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साथियों यमुना के किनारे आपसे पूछ लिए जाते हैं आगरा, आगरा, मथुरा, और साथियों आपका दिल्ली भी, नई दिल्ली या दिल्ली कह लीजिए, ये भी साथियों आपके कहाँ बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब बात करें साथियों गंगा की, कानपुर, कन्नौज, और साथियों आपकी ये याद रखना इलाहाबाद या प्रयागराज, ये साथियों कहाँ पर है? ये आपके गंगा के किनारे है। चंबल, चंबल की बात करें साथियों, तो चंबल आप कर लीजिए, इसमें मध्य प्रदेश का ग्वालियर कर लीजिए। ग्वालियर इसके किनारे बसा हुआ है। चंबल के किनारे कौन सा बसा हुआ है? ग्वालियर बसा हुआ है। इतने आपको याद रखना है। यूपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यूपी पुलिस में पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से जीवाणु यानी बैक्टीरिया से जनित रोग जो कौन से हैं? तो साथियों ये पूछ लिए जाते हैं, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, वायरस कौन से होते हैं ना, प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन है इसमें टाइफाइड, टिटनेस और निमोनिया। तो टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया, इनमें से सभी। तो साथियों टाइफाइड
ये टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होता है, करेक्ट ऑप्शन है। टिटनिस भी होता है, निमोनिया भी होता है। तो ये तीनों जो है साथियों, ये तीनों ही रोग आपके जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो जब तीनों सही हो जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इनमें से सभी आंसर बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? नहीं, गलत हो जाएगा ये। ध्वनि ऊर्जा को नहीं, ध्वनि ऊर्जा में तो परिवर्तित होता है, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। अगला, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। साथियों आप सब जानते हो कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तो बिल्कुल नहीं बदलता, इतना हमें पता है। जब ये तीनों ही हमारे गलत हैं तो आंख बंद करके हम चौथा सही लगा लेंगे, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को यस बिल्कुल ध्वनि ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। गलत कैसे किए? देखिए विद्युत ऊर्जा में करता नहीं तो गलत कर दिया हमने। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं करता, गलत है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं करता, गलत है, क्योंकि ध्वनि में तो खुद परिवर्तित होता है। प्रकाश में तो बिल्कुल नहीं करता। चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका साइंस से भी क्वेश्चन उठा लिया मैंने यहाँ पर एक। कोशिश करेंगे साथियों, टाइम बढ़ने दीजिए, आपके 80-100 क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस सेट में कर दूंगा। इब्न बतूता के शासक के शासन काल में भारत आया। इन ये आपका हिस्ट्री से समझ लीजिए, किसके शासनकाल में आया था आपको इतना बताना है। तो किसके शासनकाल में आया? पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा हर्षवर्धन। कौन सा आया था साथियों आपको बताना है। को इब्न बतूता से जो आया था साथियों हमारा, वो किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आया साथियों? ये मेगस्थनीज आया था। कौन सा आया था? मेगस्थनीज आया था। वहीं साथियों बात करें हम हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के में कौन सा आया था साथियों? हेनसांग आया था। कौन सा आया था? हेनसांग आया था। आपको इतना याद रखना है, इसके में कौन सा आया था? हेनसांग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के में जो आया था साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के में ये पूछ लिया जाता है, या विक्रमादित्य पूछ लिया जाता है किसके साथ में कौन सा आया था? वो फाहियान आया था। कौन सा आया था? फाहियान आपका ये जो आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछा तो इन चार से बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। ये चार सॉरी इन चार से ही पूछ लेगा कि इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो आया था वो मेगस्थनीज आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या हम बात करते विक्रमादित्य जिसे बोलते हैं उसके शासनकाल में फाहियान आया था, और जो हर्षवर्धन के में आया था वो हिंसांग आया था। ये चार आपके विदेशी यात्री भारत आए थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो टाइम न वेस्ट करती हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो साथियों वो आपका क्या है? सारस अथवा क्रौंच है। वहीं पशु की बात करें, अगर पशु पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का पशु कौन सा है, तो आपको याद रखना है साथियों, बारहसिंगा जो है, बारहसिंगा जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? राजकीय पशु हो जाएगा। बारहसिंगा जो है ये आपका राजकीय पशु हो जाएगा। बारहसिंगा साथियों एमपी का भी राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु क्या है? वो बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस अथवा क्रौंच, अगर क्रौंच आ जाए तो भी सही कर देना है, सारस आया तो सारस भी आपको सही कर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गीत साथियों वंदे मातरम जो सर्वप्रथम गाया गया था साथियों, ये गाया गया था 1896 में। और 1896 साथियों जो ये गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगर पूछ लिया जाएगा, डीपली जाएगा एग्जामिनर तो इतना पूछ लेगा कि कहाँ गाया गया था, तो गाया गया था कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, वहां गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार वंदे मातरम 1896 में। और डीपली जाएगा तो ये पूछ लेगा ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो साथियों ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ये कहाँ गया हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अगला इसका आंसर आपको देना है कि ये जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की इसकी, तो इसके अध्यक्ष का नाम साथियों आपको कमेंट में बताना है। इतने मैंने बता दिया कि 1896 में गाया गया था, और जहां गाया गया था कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और वो अधिवेशन आपको कहाँ हुआ था? कलकत्ता शहर में आपको हुआ था। तो अगला क्वेश्चन, और अध्यक्ष आपको बताना है
कब? 1896, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उसके बाद कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार आपको पता है साथियों 6 फील्ड में दिया जाता है ना, 6 फील्ड में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसमें से एक साथियों शांति का पुरस्कार है। तो नोबेल शांति पुरस्कार मदर टेरेसा के बाद में किसको दिया गया था, ये पूछा गया है। तो बात करें साथियों मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को जो दिया गया था साथियों, ये नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था आपको 1979 में। कब दिया गया था? 1979 में, 1979 में दिया गया था। इसके साथियों कितने समय बाद कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया? किसको दिया गया है? ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। तो कितने साल बाद? तो साथियों इससे इनको मिलने से, मदर टेरेसा को मिला 1979 में, इनसे 35 साल बाद, 35 इयर्स बाद साथियों, अब इसमें 35 इयर्स जब आप ऐड करोगे तो साथियों आपका आंसर आएगा 2014, यानी 2014 में साथियों किसको दिया गया था? ये कैलाश सत्यार्थी को आपका क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। पहला, इनसे पहले मदर टेरेसा को कब? 1979 में। और कितने साल बाद पूछ लिया जाए तो 35 साल बाद दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो है हमारे, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश में साथियों ये पले बड़े हैं, इतना याद रखना है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों मैंने खेल रत्न अवार्ड 2023 आपको पढ़ाए हैं, अभी मैंने करंट अफेयर का कुछ दिन पहले वीडियो डाला है, वहां मैंने द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में आपको बताया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। और आपको साथियों ये भी बताना है कि इस समय पर खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है, आपको ये भी बताना है खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो अवार्ड है वो साथियों दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। हमारे कोचेस जो होते हैं साथियों, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको साथियों ये दिया जाता है। कमेंट में ये बताना है जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण में दिया था वो कितने रूप से दिया जाता है, मैंने वहां पर डिटेल में इसको बताया था। लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम लोग। लास्ट क्वेश्चन जो है 50वां क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारी वीडियो का, वो साथियों देखिए हमने 55 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो साथियों हमें ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना, हमारा एक एक मिनट साथियों इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इस समय। तो बिना टाइम बिगाड़ते हुए मानव तंत्र का मैं मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो साथियों 4 ऑप्शन है हमारा, ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन भी होता है, टैलिन भी होता है, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन साथियों हमारा कोई भी पाचक एंजाइम नहीं है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है साथियों? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है ये पूछ लिया है और डिटेल में एग्जामिनर जाए कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? ये भी प्रोटीन का करता है। और एक और है साथियों टाइलिन, टाइलिन साथियों हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो साथियों इस तरीके से हमारे यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। 1 में कंप्लीट करा चुका हूँ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैं लास्ट में बोलूंगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए साथियों प्लीज़। आपको क्या करना है? शेयर जरूर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपकी एक सीट, जैसे मैंने नारा दिया है कि ये वर्दी हमारी है, तो साथियों एक सीट यानी एक वर्दी आप अपने लीजिए, सिलवाने की तैयारी कर दीजिए। आपके भाई का वादा है कि आपकी वर्दी आपको मैं दिलाकर रहूंगा, क्योंकि सिलेक्शन जो दिलाएगा साथियों, मैंने उन सब्जेक्ट को, देखिए मैं मैथ मेरा बहुत अच्छा है, चाहे पढ़ाने को मैथ ही पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग भी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैथ और रीजनिंग के हजारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लस मैं कंप्लीट मैराथन में उनको भी कंप्लीट करा दूंगा, 8-10 घंटे की क्लास दे दूंगा। लेकिन मुझे पता है मेरे भाई और बहन ये जो मात खाएंगे, जो पीछे रहेंगे, वो इन 2 सब्जेक्ट में रहेंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि इन 2 सब्जेक्ट को मैं आपको
पढ़ा सकता हूँ। जबकि जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हो मैथ सब्जेक्ट है। वो क्या है? मैथ्स है। जो लोग मुझसे वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने ये फैसला किया था कि भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरे भाई और बहनों को इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको वर्दी दिलाएगा, पढ़ना है साथियों। पढ़ते रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।